Hello and welcome again to my YouTube classes, All Accounting. Dear students, as you know that we have been discussing a very important topic of accounting, that is the accounting equation. और इस टॉपिक पे हमारा ये 5वां लेक्चर है और आप जानते हैं कि ये टॉपिक जो है ये हमारी अकाउंटिंग का पहला न्यूमेरिकल चैप्टर है। तो इसलिए हमने पहले ही कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इस टॉपिक पे सॉल्व की है। तो आज हम और एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे कि ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है ये कैसे सॉल्व की जाती है। तो इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को पहले ही सॉल्व करके मैंने रखा है, तो हम समझेंगे कि इसको सॉल्व कैसे किया गया है। तो बिफोर प्रोसीडिंग अहेड, let me remind you again that the accounting equation is says that source is equal to the resource. Source of business finance is equal, या source of finance हम कहते हैं source of finance is equal to the resource of the business. तो source of finance हमारा क्या होता है, that is capital या और liability, ये हमेशा बराबर होते हैं बिजनेस के एसेट्स की। तो यानी बिजनेस का जो कर्जा होता है हमेशा बिजनेस की प्रॉपर्टी के बराबर होता है। तो कर्जा हमारा दो किस्म का होता है। कर्जा जो है एक होता है ओनर्ड लायबिलिटी, दैट इज बिजनेसमैन की तरफ से क्या कर्जा मिला है, दूसरा होता है बोरोड। बोरोड का मतलब होता है हमने कर्जा कितना लिया है। तो ये दोनों बराबर होते हैं बिजनेस के एसेट्स के और हर सिचुएशन में ये बराबर होते हैं। तो ये कुछ सिचुएशंस मैंने यहां लिखी है। These are also called transactional events. तो इन सिचुएशंस को हम अकाउंटिंग इक्वेशन में डाल के देखते हैं कि क्या अकाउंटिंग इक्वेशन इन सिचुएशंस में बराबर होती है कि नहीं होती है। तो लेट अस सी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ट्रांजैक्शन वी सेज दैट बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1 लाख, स्टॉक ₹50,000। बिजनेस को स्टार्ट किया गया है और बिजनेस को स्टार्ट करने के वक्त बिजनेस को दिया गया है ₹1 लाख का कैश और 50,000 का स्टॉक। स्टॉक मीन स्टॉक ऑफ गुड्स। तो किसने दिया है, ये 1 लाख किसने दिया है और 50,000 किसने दिया है? इट हैज बीन गिवन टू द बिजनेस एट द स्टार्ट। तो स्टार्ट कौन करता है, बिजनेसमैन करता है। तो बिजनेसमैन ने बिजनेस को ₹1 लाख नकद दिया और 50,000 रुपए का स्टॉक दिया। तो बिजनेसमैन ने दिया है और बिजनेसमैन अपने बिजनेस को जो कुछ भी देता है दैट इज कॉल्ड कैपिटल। तो अगर हम इसका टोटल करेंगे, दिस इज 1 लाख कैश प्लस 50,000, सो दिस इज 1,50,000। सो बिजनेसमैन की तरफ से बिजनेस को मिला है 1,50,000 एंड दैट इज कॉल्ड कैपिटल। और बिजनेस को, इसका मतलब बिजनेस को कर्जा चढ़ा है बिजनेसमैन का 1,50,000 और यहां से बिजनेस के पास एसेट भी आया है, कैश आया है 1 लाख और स्टॉक भी बना है 50,000। तो ये कुछ और एसेट्स हैं, these are emerged from this problem, so we'll discuss them later. तो फिलहाल हमारे पास जो एसेट है दैट इज कैश 1 लाख और स्टॉक हमारे पास है 50,000। और ये दोनों जो एसेट्स हैं ये हमें मिले हैं किसकी तरफ से, बिजनेसमैन की तरफ से। और बिजनेसमैन की तरफ से बिजनेस को जो कुछ भी मिलता है दैट इज कॉल्ड कैपिटल। सो दिस इज द फर्स्ट दिस प्रॉब्लम। द नेक्स्ट वन इज परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मिस्टर एक्स 20,000। अब हमने मिस्टर एक्स से चीजें खरीदी है, हमने मतलब बिजनेस ने मिस्टर एक्स से 20,000 में चीजें खरीदी है। चीजें मीन्स गुड्स, गुड्स मीन्स मर्चेंडाइज विच वी बाय एंड सेल। तो ये पहले ही हमारे पास कुछ गुड्स है, स्टॉक है जो बिजनेसमैन ने दिया है। तो अब हमने मिस्टर एक्स से भी 20,000 की चीजें खरीदी है। तो इसका मतलब ये चीजें जो है इस स्टॉक में ऐड होगा, यहां से 20,000 ऐड होगा। लेकिन हमने मिस्टर एक्स से खरीदी है तो इसका मतलब हमने उधार में खरीदी है। तो उधार में खरीदी है तो यहां से लायबिलिटी में, क्रेडिटर्स में भी ऐड हो जाएगा 20,000। सो इट इज दी ट्रांजैक्शन फर्स्ट। तो ट्रांजैक्शन फर्स्ट में यहां से क्रेडिटर्स यानी लायबिलिटी बढ़ रही है 20,000 और यहां से स्टॉक बढ़ रहा है 20,000। तो इक्वेशन हमारी क्या नई बनेगी, नई इक्वेशन जो बनी होगी, न्यू इक्वेशन होगी, कैपिटल 1,50,000, क्रेडिटर्स 20,000, कैश अब हमारे पास है 1 लाख और स्टॉक हमारे पास है 50 प्लस 20 70,000। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ द बिजनेस और द पोजीशन ऑफ द बिजनेस आफ्टर द सेकंड ट्रांजैक्शन। तो दूसरी ट्रांजैक्शन के बाद हमारे बिजनेस की पोजीशन ये है, हमारे पास कैपिटल 1,50,000 है, हमारे पास कर्जा जो है 20,000 का है और एसेट भी हमारे पास 1,70,000 है। दिस इज 1,70,000, दिस इज 1,70,000। सो अगेन इट इज सोर्स इज इक्वल टू रिसोर्स। नाउ द थर्ड वन इज सैलरी पेड 5,000। सैलरी पेड 5,000, हमने तनख्वाह दिया है मुलाजिमों को 5,000 रुपया।
तो तनख्वाह जो होता है ये एक्सपेंस है, और एक्सपेंस के बारे में आपको पहले ही बोला गया है कि एक्सपेंस जो है ये कैपिटल से माइनस किया जाता है। तो आप देखेंगे यहां पर हमने एक्सपेंस को, थर्ड जो प्रॉब्लम है इसमें एक्सपेंस को माइनस किया गया है कैपिटल से 5,000 रुपया, लेकिन ये एक्सपेंस जो है सैलरी रेट इज पेड, इसका मतलब दिया है, हमने पैसे दिए हैं, तो पैसा जब दिया है तो उसका मतलब कैश गोज आउट, तो कैश में से भी हम 5,000 माइनस करेंगे। यहां कैपिटल से माइनस 5,000, यहां कैश से माइनस 5,000, तो यहां पर कोई चेंज नहीं है। देर इज नो चेंज इन क्रेडिटर, देर इज नो चेंज इन लायबिलिटी, देर इज नो अदर एसेट। तो हमारी पोजीशन जो बिजनेस की इस वक्त होगी, दैट विल बी, न्यू इक्वेशन विल बी 1,50,000 माइनस 5,000, दैट इज 1,45,000। हमारा जो इस वक्त कैपिटल है 20,000 जो अनचेंज्ड है। अब हम करेंगे 1 लाख कैश में से 5,000 माइनस करेंगे, दैट इज 95,000, और उसके बाद 70,000 एज इट इज, लायबिलिटी एज इट इज है, और यहां पर अभी कोई एसेट नहीं है। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ द बिजनेस आफ्टर द थर्ड transaction. Now the next one is very important. Actually, I wanted to show you these few transactions. These are a bit different. तो ये कहता है सैलरी आउटस्टैंडिंग रुपीज 10,000, सैलरी आउटस्टैंडिंग रुपीज 10,000। इसका मतलब है मुलाजिमों ने काम किया है, उन्होंने सैलरी कमाई है, अब हमें उनको सैलरी देनी है, सैलरी चढ़ी है तो खर्चा हो गया है, एज पर एक्रूवल कंसेप्ट खर्चा हो गया है, बट इट इज सैलरी आउटस्टैंडिंग, बकाया है, लेकिन पैसा नहीं दिया हमने। वी हैव नॉट पेड दिस सैलरी, दिस सैलरी इज एक्रूड टू अस, ये सैलरी चढ़ी है लेकिन हमने अभी उनको तनख्वाह नहीं दी, कैश नहीं दिया है। तो ये सैलरी में जो दो एस्पेक्ट्स है, इसमें जो दो इफेक्ट्स है, वो एक तो ये सैलरी एक खर्चा तो हो गया है, दूसरा ये है सैलरी आउटस्टैंडिंग, दूसरा ये कर्जा भी बन गया है। तो इस ट्रांजैक्शन में एक सैलरी है जो खर्चा है, दूसरा है सैलरी आउटस्टैंडिंग जो कर्जा है। तो सैलरी जो है ये खर्चा है, तो खर्चे को, एक्सपेंस को हम माइनस करते हैं, ये दिस द फोर्थ ट्रांजैक्शन, तो इसको हम माइनस करते हैं कैपिटल से, तो यहां भी कैपिटल से माइनस किया गया है, लेकिन साथ साथ ही सैलरी आउटस्टैंडिंग कर्जा भी है, तो क्रेडिटर्स में भी ऐड हो जाएगा 10,000। तो कैपिटल से माइनस 10,000, क्रेडिटर से प्लस 10,000। क्रेडिटर से, कैपिटल से इसलिए माइनस करेंगे बिकॉज इट इज एक्सपेंस, और क्रेडिटर से इसलिए प्लस करेंगे इसमें, इसलिए बिकॉज इट इज लायबिलिटी, तो एक्सपेंस बिकम्स द लायबिलिटी एज वेल इफ इट इज आउटस्टैंडिंग। तो क्रेडिटर आप बनेंगे 30,000 न्यू इक्वेशन में, और कैपिटल रह जाएगा 1,35,000, हियर इट इज अनचेंज्ड, बाकी किसी और आइटम में कोई तब्दीली नहीं आती है। तो अवर अकाउंटिंग न्यू इक्वेशन इज 1,35,000 कैपिटल, 30,000 हमारा क्रेडिटर्स है, 95,000 हमारा जो कैश है, और 70,000 हमारा स्टॉक है एज ऑफ नाउ। नाउ नेक्स्ट वन इज फिफ्थ जो हमारी इक्वेशन है या ट्रांजैक्शन है, दैट इज कमीशन रिसीव्ड। कमीशन हमने लिया है, कमाया है और लिया है, और कमीशन जब लिया इसका मतलब ये इनकम है। तो इनकम जब है तो इनकम कैपिटल को ऐड की जाती है, जैसे एक्सपेंस कैपिटल से माइनस किया जाता है तो इनकम कैपिटल को ऐड किया जाता है। तो यहां हम देखते हैं हमने इनकम को यहां पर ऐड किया है, तो इट इज द फिफ्थ ट्रांजैक्शन। तो कमीशन हमने कमाया है 4,000, यू कैन सी कमीशन 5,000 कमाया है, कमीशन रिसीव्ड 5,000 है, तो कमीशन अगर 5 तो यहां से 5,000 हम इसमें ऐड करेंगे बिकॉज इट इज कमीशन रिसीव्ड, तो कमीशन हमारी इनकम है तो यहां कैपिटल में ऐड हो जाएगा, और यहां साथ साथ हमने रिसीव किया है, दैट मींस कैश हैज कम इनटू द बिजनेस, तो इसलिए हम यहां कैश में भी 5,000 ऐड करेंगे, यहां इनकम कैपिटल में ऐड हो जाएगा, और यहां कैश में ऐड हो जाए बिकॉज इट इज कमीशन रिसीव्ड। तो इसके बाद जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो होगी 1,35,000 प्लस 5,000, 1,40,000, इट इज अनचेंज्ड। दिस इज 95,000 प्लस 5,000, इट इज 1 लाख, it is 70,000 and rest is unchanged. So this becomes the new accounting equation. Now the new equation ये बन गई। Now the sixth one, ये हमारी छठी जो ट्रांजैक्शन है accrued commission। accrued commission का मतलब क्या होता है? accrued commission का मतलब होता है commission earned but not received। कमीशन हमने यहां पर है कमीशन earned and received जो हमने देखा अभी, लेकिन यहां पर है कमीशन अर्न। एक्रूड का मतलब होता है अर्न बट नॉट रिसीव्ड, कमाया है लेकिन अभी पैसे नहीं लिए, तो इट इज अर्न बट नॉट रिसीव्ड। तो ये जो एक्रूड कमीशन है, एक्रूड कमीशन एक तो इनकम है क्योंकि हमने कमाया है, लेकिन बट नॉट रिसीव्ड का मतलब ये एसेट भी है, और इस एसेट का नाम भी रखा जाता है एक्रूड कमीशन। तो यहां हमने और एक एसेट ऐड किया है एक्रूड कमीशन। तो कमीशन हमने कमाया है तो ये इनकम है, और इनकम को हम यहां ऐड करेंगे, इट इज 6th मंथ। तो 4,000
इसमें ऐड हो जाएगा कैपिटल में बिकॉज इट इज इनकम, और साथ साथ हमारा और एक एसेट यहां ऐड हो जाएगा, और इस एसेट का नाम है एक्रूड कमीशन। तो यहां से एक्रूड कमीशन 4000 बढ़ गया, और यहां से हमारा कैपिटल भी बढ़ गया 4000। तो न्यू इक्वेशन जो हमारी होगी वो होगी 1,44,000, क्रेडिटर्स अनचेंज्ड 30,000, कैश इज अनचेंज्ड 1 लाख, तो ये है स्टॉक हमारा अनचेंज 70,000, और यहां से हमारा और एक एसेट बढ़ गया दैट इज 4,000 इज एक्रूड कमीशन। तो दिस इज व्हाट इट इज। तो दिस वाज द सिक्स्थ ट्रांजैक्शन। नाउ द सेवंथ वन इज प्रीपेड रेंट 6,000। प्रीपेड रेंट, प्रीपेड का मतलब है पहले ही देना, प्रीपेड पहले ही देना, रेंट रेंट हमने पहले ही दी है, तो इसका मतलब है रेंट अभी देनी नहीं थी लेकिन हमने दे दी, इसका मतलब हमने एडवांस में रेंट दे के रखी है। तो ये अभी खर्चा नहीं हुआ है लेकिन पैसे दे के रखे हैं। तो जब हम पैसे दे के रखेंगे तो कैश में कम हो जाएगा, लेकिन जब ये प्रीपेड रेंट है तो प्रीपेड रेंट का मतलब होता है कि जब तक ये रेंट एक्रू नहीं होगी, जब तक ये रेंट नहीं चढ़ेगी तब तक ये रहेगी प्रीपेड रेंट। और प्रीपेड रेंट जो है ये हमारा और एक एसेट है, क्योंकि अगर हम किसी को एडवांस में दे के रखते हैं पैसे, यानी रेंट हमने एडवांस में दी है, तो जब तक ये एडवांस है तब तक ये हमारा पैसा उसके पास एसेट है जिसको हमने दिया है। तो इसलिए प्रीपेड रेंट को एसेट माना जाता है। तो यहां पर और एक एसेट है। तो प्रीपेड रेंट का मतलब है हमने रेंट दी है, पहले से ही दी है, एडवांस में दिए। तो एडवांस में अगर हम रेंट देंगे तो सेवेंथ ट्रांजैक्शन, तो यहां कैश में माइनस हो जाएगा बिकॉज हमने दिया है रेंट, लेकिन यहां और एक एसेट ऐड हो जाएगा दैट इज प्रीपेड रेंट। तो प्रीपेड रेंट से क्या होगा, एक तो कैश में माइनस करेंगे 6,000, और दूसरा 6,000 जो है ये प्रीपेड रेंट में ऐड हो जाएगा। तो यहां से एक और एसेट बढ़ता है, तो लेकिन यहां से कैश में कमी होती है। तो नई इक्वेशन जो हमारी होगी वो होगी प्रीपेड रेंट 6,000, this is unchanged, 4,000 is accrued commission, 70,000 unchanged, और यहां पर जो है कैश जो रह जाएगा ये रह जाएगा 94,000, और यहां ये सारा अनचेंज्ड है। कैपिटल 1,44,000, liabilities that is creditors 30,000, रेस्ट इज अनचेंज्ड। तो प्रीपेड रेंट से सिर्फ एक तो कैश में फर्क पड़ेगा बिकॉज कैश गोज आउट, और प्रीपेड रेंट जो है हमारा और एक एसेट बढ़ेगा। दिस इज द नेट रिजल्ट ऑफ दिस इक्वेशन। तो नाउ द लास्ट वन इज रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब होता है हमने जो रेंट है ये पहले ही ली है, पहले हमने एडवांस में रेंट दी थी, अब हमने एडवांस में रेंट ली है। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, तो अभी हमने रेंट नहीं कमाई है लेकिन हमने पैसे लिए। ये जो पैसा हमने लिया है, जो कमाया नहीं है, ये पैसा हमारे लिए क्या है, तो ये पैसा जो हमने लिया है एडवांस में, दिस इज आवर लायबिलिटी, ये हमारा कर्जा है। जब तक हम ये कमाएंगे नहीं तब तक ये हमारा कर्जा है। तो एक चीज में रेंट रिसीव्ड हमने ली है, रेंट तो हमने ली है, तो कैश आया है, तो इससे क्या होगा, हमारी जो आठवीं जो ट्रांजैक्शन है इससे एक तो कैश में ऐड हो जाएगी बिकॉज़ रेंट हैज बीन रिसीव्ड, बट इट हैज बीन रिसीव्ड इन एडवांस, तो लायबिलिटी भी ऐड हो जाएगी 5,000। तो यहां से लायबिलिटी में 5,000 इंक्रीज होगा और एसेट में भी 5,000 इंक्रीज होगा। तो रेस्ट ऑल द आइटम्स आर अनचेंज्ड। तो रेंट रिसीव्ड इन एडवांस इज आवर लायबिलिटी, इट इज नॉट आवर इनकम बिकॉज रेंट हैज नॉट येट बीन अर्नड। ये रेंट हमने अभी कमाई नहीं है, तो इस रेंट को जब तक हम कमाएंगे नहीं तब तक ये रेंट रिसीव्ड एडवांस जो है हमारी लायबिलिटी है। तो इसलिए 5,000 यहां लायबिलिटी में ऐड होगा और यही 5,000 जो है यहां कैश में भी ऐड होगा बिकॉज वी हैव रिसीव्ड द कैश एंड रेस्ट इज अनचेंज्ड। एंड द लास्ट net result of this accounting equation is that is the capital is 1,44,000, creditors are 35,000, and cash is 99,000, stock is 70,000, accrued commission is 4,000, and prepaid rent is 6,000. This is the position of the business आफ्टर दीज 8 ट्रांजेक्शन। तो हर ट्रांजेक्शन के बाद हमें यहां पहली ट्रांजेक्शन में बिजनेस की पोजीशन ये थी, दूसरी ट्रांजेक्शन में बिजनेस की पोजीशन ये है, तीसरी ट्रांजेक्शन के बाद हमारी पोजीशन ये है, चौथी ट्रांजेक्शन के बाद हमारी ये है। तो हर ट्रांजेक्शन के बाद बिजनेस की अलग अलग पोजीशन निकलती है और हर पोजीशन में हम ये देखते हैं दैट सोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू रिसोर्स, दैट इज ओनर्स इक्विटी प्लस लायबिलिटी is always equal to assets. So this is in every situation we proved that accounting equation is always balanced. So I think
you have understood this. We have already solved certain problems and on this accounting equation. This was one more problem. I think this is the fourth problem. This is the fourth example which I tried to make you understand how accounting equation balances. You can do many more accounting problems. You can do many more the practical problems on this topic, and try to assess and understand yourself how this is balanced. So if there has remained any confusion, you can write to me that this is the confusion, this is the problem. I will be very happy to solve your problems.